हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं आपको देने वाली हूँ और ये वीडियो स्पेसिफिकली अब बनाने का रीज़न ये है कि आपके सीईटी एग्जाम अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं। जो बच्चे री एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं उनका एग्जाम 9 और 10 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया है कि होने वाला है। तो आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर मैं आपको दे देती हूँ। पहला कॉमन क्वेश्चन ये है कि मैम री एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो बेटा री एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के 2-3 दिन पहले आ जाएगा, सो 2 days बिफोर योर एग्जाम। तो वेबसाइट आप चेक करते रहो, आपको पता चल जाएगा कि री एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आया है। अब सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों का कि मैम सीईटी का रिजल्ट कब लगने वाला है। तो बेटा आपने पीसीएम का एग्जाम दिया हो या पीसीबी का एग्जाम दिया हो, आपका सीईटी का रिजल्ट 9-10 अक्टूबर को जब री एग्जाम हो जाएगा उसके 15 दिन के बाद, यानी कि अक्टूबर एंड में आपका सीईटी का एग्जाम सीईटी का रिजल्ट आएगा। सीईटी का रिजल्ट आने के बाद फिर आपका क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि सीईटी एग्जाम दे दी, सीईटी का रिजल्ट भी आ गया, तो अब क्या करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, 1.5 मंथ का ये प्रोसेस होता है। और इस 1.5 मंथ के प्रोसेस में हमको क्या देखना रहता है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो ठहर जाओ, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगी। तो एडमिट कार्ड का क्वेरी आपका सॉल्व हो गया। री एग्जाम का एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 दिन पहले आएगा, आप वेबसाइट डेली बेसिस पे चेक करो। फिर सेकंड पॉइंट क्या था कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो सीईटी का रिजल्ट आपका अक्टूबर एंड, यानी कि जब आपके री एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे, तो री एग्जाम खत्म होने के बाद आपके 20 दिन के बाद सीईटी का रिजल्ट आएगा, यानी कि अक्टूबर एंड तक पकड़ के चलो। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है जिसको हम कैप राउंड बोलते हैं, वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड खत्म होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम जाता है। ओके, सो प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ये सब आपको एक एक करके बताएंगे। अब सबसे पहले कुछ बच्चे जिनको घाई होती है वीडियो को फटाफट देखने की, तो उनके लिए सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप सीरियसली इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं अभी से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपके पास 20 दिन 25 दिन है, आप आराम से ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रेडी कर सकते हो। और अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए दे सकते हो, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स बन के मिल जाएगा। लास्ट मोमेंट में अगर एक डॉक्यूमेंट भी गायब रहा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि फॉर्म जब आपने भरा था सीईटी का तो ऑनलाइन भरा था। ऑनलाइन में कैसे होता है, ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन अब इसके आगे का जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा फिजिकल बेसिस पे होगा, यानी कि आपको फिजिकली कैप सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे और वहां पर जाकर कोई पर्सन मैनुअली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, और एक डॉक्यूमेंट में भी अगर गड़बड़ रही या गायब रहा, आपका एडमिशन सीधा कैंसिल हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, जिस लिस्ट के आगे, जिस नाम के आगे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी वो लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कैप अलॉटमेंट लेटर। कैप अलॉटमेंट लेटर मतलब क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरते हो। बहुत सारे बच्चे गांव चले जाते हैं, वेकेशन में चले जाते हैं, या बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया और चला गया, और फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरते। तो बेटा आप मैनेजमेंट कोटा में जाओ या आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ही हम कैप अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका एसएससी का मार्कशीट, यानी कि आपके 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। तो 10th स्टैंडर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका 10th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से ही मिलता है, मार्कशीट के साथ ही आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, रिजल्ट अलग होता है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको एक बीच में वीडियो को बीच में रोक के बोल रही हूँ, प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ, या अगर आपके घर में कोई आपसे बड़ा है, जैसे जिसका ग्रेजुएट वगैरह हो चुका है, कोई बड़ा सिबलिंग या भाई बहन है, तो उनके साथ बैठकर ये वीडियो देखो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी डेट क्या है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन 4 साल पुराना सर्टिफिकेट है, उसको हमने वैलिडेट ही नहीं कराया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो आपका वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखो, उनको पता रहता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर पेरेंट्स घर पे अवेलेबल नहीं है तो अपने भाई बहन, अंकल आंटी, किसी के साथ भी जो आपके घर पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनके साथ बैठ के ये वीडियो देखो। वैसे तो आप 12वीं के स्टूडेंट हो, आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन गलती में, घाई घाई में हम यूजुअली चीजें भूल जाते हैं या मेसअप कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, ह्यूमन एरर हो जाता है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये वीडियो देखो, अपने भाई बहन के साथ, बड़े जो होंगे उनके साथ बैठ के वीडियो देखो, तो उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में ज्यादा पता होता है। और इसका लिस्ट बनाते जाओ या स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट मत लो रे बाबा, तुम लोग की एक तो आदत बहुत खराब हो गई है। ओके, सो लिस्ट बनाओ, बुक में लिख के लिस्ट बनाओ, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी। सो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट और 10th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट। अब अगर किसी ने डिप्लोमा किया होगा, देखो 10th के बाद कुछ बच्चे डायरेक्ट डिप्लोमा करने जाते हैं, या कुछ बच्चे डिप्लोमा करते हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड करते हैं, 12th स्टैंडर्ड के बाद वो डायरेक्ट सेकंड ईयर डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका एक टोटली डिफरेंट प्रोसीजर होता है, मैं उधर नहीं जा रही हूँ। समझो आपने डिप्लोमा किया था तो आपको डिप्लोमा के सारे मार्कशीट लगेंगे, पर हम डिप्लोमा की बात ही नहीं करेंगे, हम 12th के बच्चों की बात करेंगे। तो 12th के बच्चों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है? 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, फिर आपका 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट और दोनों मार्कशीट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जिसका डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने लिया है, इन्होंने डिप्लोमा किया था तो इनके 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट नहीं था, तो इधर पे ये ऑप्शन नहीं दिया है, बट आपके लिए ये ऑप्शन कंपलसरी है। जिन्होंने 12th दिया है उनके लिए ये ऑप्शन कंपलसरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों अपने कॉलेज से कलेक्ट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके पास ये नहीं रहेगा, फाइन, डिप्लोमा का नहीं आएगा क्योंकि आपने डिप्लोमा नहीं किया है। प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट जैसा ही होता है। सो अगर आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है तो ये प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट आपके लिए नहीं है। देखो जो मैं कट कर रही हूँ वो डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं है, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन मत करना। ओके, ये भी कट हो जाएगा आपके लिस्ट में से। हाँ, फिर अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा आता है? लिविंग सर्टिफिकेट। देखो लिविंग सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चेक करना। लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ना आपका नेशनैलिटी लिखा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, एक्चुअली सारे डॉक्यूमेंट्स ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी डॉक्यूमेंट गायब रहेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। प्राइवेट लॉयर्स के पास जाओ, वो आपका काम फटाफट करके देंगे। थोड़ा पैसा ज्यादा लेंगे लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रखना है। सो लिविंग सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपकी नेशनैलिटी मेंशन की होती है। देखो कुछ लोगों के पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट होता है जो आपको तहसीलदार के ऑफिस से या नगर सेवक के ऑफिस से मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, बेसिकली नेशनैलिटी सर्टिफिकेट से एक ही चीज पता चलती है कि आप इंडियन हैं। तो अगर आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मेरा जो 12th स्टैंडर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट था उस पे लिखा था लिविंग सर्टिफिकेट पे नेशनैलिटी इंडियन, तो आपका सिर्फ नेशनैलिटी चेक करने के लिए लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सो आप जो एलसी लोगे, आपका जो 12th, अभी जिस कॉलेज से आप 12th पास करोगे वहां से जो आप एलसी कलेक्ट करोगे तो आपके एलसी पे नेशनैलिटी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एलसी के ऊपर नेशनैलिटी नहीं लिखा है तो तहसीलदार के ऑफिस से ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या लॉयर से ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 150-200 लगता है, वो बना के दे देते हैं 10-15 दिन में। तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट यानी कि आप इंडियन हो या नहीं हो, इसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। राशन कार्ड नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट लगता है। ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके लिए नहीं होता है। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट देखो, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये ऊपर के जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे के सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आप ओपन कैटेगरी के हो, चाहे आप ओबीसी के हो, चाहे एससी एसटी के हो, चाहे गैप वाले स्टूडेंट हो, ये डॉक्यूमेंट सबके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी के बच्चों को ये सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स सबके लिए कंपलसरी है, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल। इसके अलावा जो ओबीसी के बच्चे होते हैं, तो ओबीसी के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी होती है। ये देखो, कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए कंपलसरी है अगर आप ओबीसी के हो तो। सो ओबीसी के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास कास्ट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, कभी कभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ अपने पास कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन वो कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र की है कि नहीं है। अगर ओबीसी की सर्टिफिकेट आप दे रहे हो तो आप जहां पे रहते हो वहां का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो तहसीलदार के ऑफिस से या लॉयर से दिखा के चेक करवाओ कि ये ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। सो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और वैलिडिटी भी होना चाहिए।
एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलग आता है। देखो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए 6-6 महीना 1-1 साल का टाइम लग जाता है। सो प्लीज आज के आज चेक करो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हो या SC ST के हो, तो आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट देके काम नहीं चलेगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए जो कंपलसरी एक डॉक्यूमेंट है वो है नॉन क्रीमी लेयर। कौन सा डॉक्यूमेंट कंपलसरी है? नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर यानी कि आपकी इनकम का प्रूफ होता है। सो इसको आप तहसीलदार के ऑफिस से बनवा सकते हो या लॉयर के पास से बनवा सकते हो। दिस इज कंपलसरी फॉर ओबीसी। और अगर अब हम SC और ST कैटेगरी की बात करेंगे या और जो दूसरी कैटेगरीज होती है NT वगैरह वगैरह, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी होती है। ओके, उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं होती है। दे डोंट रिक्वायर नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों के लिए कंपलसरी है। ओके, फिर उसके बाद आपका एक और सर्टिफिकेट आता है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको हम उत्पन्न दाखला बोलते हैं। इधर पे लिख रही हूं मैं, एक और सर्टिफिकेट आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सबके लिए कॉमन है। देखो इधर पे लिख देती हूँ, दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी, कॉमन फॉर एवरीबडी। इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है? उसमें आप बेसिकली बताया रहता है कि आपका फैमिली इनकम क्या है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख क्या है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपको एवरी ईयर बनाना पड़ता है। दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी। चाहे आपने ओबीसी के लिए अप्लाई किया हो या ना किया हो, चाहे आपने कास्ट के लिए अप्लाई किया हो या ना किया हो, इनकम सर्टिफिकेट सबको देना पड़ता है। ये आप लॉयर के पास से भी बनवा सकते हो या फिर इसको आप अपने तहसीलदार या नगर सेवक के पास से भी बनवा सकते हो। ह्याला आपण उत्पन्नाचा दाखला म्हणतो। क्या बोलते हैं इसको हम? उत्पन्न दाखला, जो आपको एवरी ईयर बनवाना पड़ता है। सो 4 साल पुराना इनकम सर्टिफिकेट दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉमन फॉर एवरीबडी। उसके बाद आपका आता है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, जो मैंने ऊपर बताया। LC में आपके ये जो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है, ये आपके LC में मेंशन रहता है। देखो अपना लिविंग सर्टिफिकेट चेक करो, आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे 10th का लिविंग सर्टिफिकेट या 12th का लिविंग सर्टिफिकेट, दोनों में से किसी एक पे लिखा होना चाहिए नेशनैलिटी इंडियन। अगर LC पे नेशनैलिटी नहीं लिखा है तो आपको तहसीलदार ऑफिस से या कलेक्टर के पास से या लॉयर से ये नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बनवा के लेना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। फिर उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। बेसिकली डोमिसाइल मतलब क्या होता है कि आप कहाँ के रहीवासी हो। अगर आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो तो आपके पास, मतलब अगर आप महाराष्ट्र के सिटीजन हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र के सिटीजन हो। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट एवरी ईयर नहीं बनाना पड़ता, 5 साल 10 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है। तो अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए और फार्मेसी के एडमिशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। चाहे आप कास्ट में हो, चाहे आप ओपन हो, कोई भी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबके लिए कंपलसरी है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो ये बनवा लो। कुछ लगते हैं 1500-2000 रुपए लगते हैं, लॉयर के पास से ये बन जाएगा। प्लीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो। और जो बच्चे गैप जिनका हो जाता है किसी मेडिकल रीजन के वजह से, फाइनेंशियल रीजन के वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जिनका गैप हो जाता है, तो आप लोगों को एक सिंपल 150-200 का एक एफिडेविट आता है जो लॉयर के पास से बनता है। वो गैप सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपका गैप हुआ है तो, अगर आपका गैप नहीं हुआ है, आप 12th के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो। अभी समझो मेरा 12th हुआ, 12th के बाद मैंने 1 साल का गैप ले लिया, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने एडमिशन नहीं लिया, तो मैंने नेक्स्ट ईयर वापस CET दिया और फिर मैं एडमिशन ले रही हूँ, तो मेरा 1 साल का गैप हो गया। तो गैप सर्टिफिकेट आपको अलग से प्रोवाइड करके देना पड़ता है, जो आपको कलेक्टर के ऑफिस से या फिर लॉयर के पास से बनवा के मिल जाता है। 150-200 का बन जाता है, 1 हफ्ते में बन जाता है गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, सो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब इसके अलावा प्लीज पासपोर्ट साइज, छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं आता है ना, 24 फोटो 40 फोटो का आप पूरा सेट ले लेते हो 100 रुपए में, 150 रुपए में। छोटा फोटो लाइफ में कहीं काम पे नहीं आता है। ठीक है, मैं कितना सारा खिंचवाई और सब वेस्ट हो गया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कम से कम 10-15 रेडी रखो, कम से कम अच्छे से। अभी जो करंट आपका शक्ल है, पासपोर्ट साइज फोटोज कम से कम 10-15 रेडी रखो, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। व्हाइट बैकग्राउंड या लाइट ब्लू बैकग्राउंड, मतलब लाइट बैकग्राउंड के साथ रेडी रहना चाहिए। तो 10-15 फोटोज आप रेडी रखो। दिस इज कंपलसरी फॉर एवरीबडी। और उसके बाद अगर आपका आधार कार्ड पुराना है तो उसको अपडेट कराओ। आपके नियरेस्ट आधार अपडेट सेंटर में, पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड अपडेट होता है, बैंक में जाके पूछो आधार कार्ड अपडेट होता है। सो आधार कार्ड अपडेट कराओ, क्योंकि अपडेटेड आधार
आधार कार्ड कंपलसरी है। अपडेट होने के लिए कम से कम 20 दिन का टाइम जाता है। सो आज के आज ही अपना आधार कार्ड चेक करो। अगर आपका बचपन का आधार कार्ड है जिसमें आपकी शक्ल मैच ही नहीं हो रही है तो प्लीज अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो। पैसे नहीं लगते, 50-100 रुपए लगते हैं, उतना अपन अफोर्ड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड अपडेट करा लो। 2 रीजन होता है आधार कार्ड अपडेट कराने का। एक तो आपका नंबर उसमें लॉगिन होना चाहिए जिसमें आपको ओटीपी आएगा, आपकी शक्ल मैच होनी चाहिए, दूसरा रीजन। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, उस पे आपका डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। देखो मेरा आधार कार्ड कब बना था, कुछ 2005-2006 में। तो जो मेरा पुराना आधार कार्ड था उसमें सिर्फ मेरा बॉर्न ईयर था, लेकिन अभी के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स में आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ चाहिए रहता है। सो मेरा ये जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, ये पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी आधार कार्ड अपडेट कराया तो उसमें मेरा फोटो भी अपडेट हुआ प्लस मेरा डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट हुआ। सो ये पूरा डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे रहना चाहिए। अगर अभी 1-2 साल पहले आपने नया आधार कार्ड बनवाया है तो चलेगा, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड 5 साल 10 साल पुराना है तो प्लीज उसको अपडेट कराओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा प्लीज एक जीमेल आईडी फॉलो करो। एक जीमेल आईडी फॉलो करो जिसका पासवर्ड और जिसका लॉगिन आईडी आपको फॉरएवर के लिए याद रहना चाहिए। इसी जीमेल आईडी पे आपको सारे मैसेजेस आएंगे, इसी जीमेल आईडी पे आपको सारा एडमिशन प्रोसेस का डिटेल आएगा, इसी जीमेल आईडी पे आपको सारे के सारे ओटीपीज आएंगे। तो एक जीमेल आईडी अगर नहीं है तो बनाओ, और एक फोन नंबर, में मेहरबानी करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक ही मोबाइल नंबर फॉलो करो। कभी मम्मी का नंबर दिया, कभी पापा का नंबर दिया, कभी भाई का नंबर दिया, ऐसा मत करो। क्योंकि कॉलेज प्रोसेसेस के जो एडमिशन के मैसेजेस होते हैं वो आपको आपके फोन नंबर, आपके जीमेल आईडी पर ही आते हैं। सो प्लीज एक वैलिड जीमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर जिसका नेटवर्क अच्छा हो, जिसमें सारे मैसेजेस आए, वही मोबाइल नंबर हर जगह पे भरना और वही जीमेल आईडी सब जगह पे देना जब भी आप इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे उधर। ओके, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर अभी तक किसी भी बच्चे ने बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बैंक अकाउंट ओपन कर लो। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट ओपन करने से क्या होगा, आगे जाके बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आपको आपके कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको आपका बैंक डिटेल्स लगेगा। सो प्लीज बैंक अकाउंट ओपन करवा लो। स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं। बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो कोशिश करना कि गवर्नमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करो, तो बाद में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, प्राइवेट करोगे तो भी चलेगा, बट एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लो, ये अच्छा रहेगा। ओके, ऑल राइट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसमें से फिर से चेक करो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी है कि नहीं है, आपका नॉन क्रीमी लेयर है कि नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए बहुत टाइम लगते हैं। सो प्लीज पूरा फाइल निकालो, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो, सबका 10-10 कॉपी जेरोक्स का बना के रखो। उनके ऊपर अटेस्टेशन यानी कि किसी डॉक्टर का या लॉयर का स्टैंप लेके रखो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखो, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे आपके कॉलेज एडमिशन के टाइम पे। तो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके पहले एक पीडीएफ बना के उसको अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख दो। कुछ चोरी हो गया तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हो। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स लेके 10-10 जेरोक्स लेके अटेस्ट करके रेडी रखो। इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी जेरोक्स लगता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। ये डॉक्यूमेंट्स कब लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद। ये सब प्रोसेस अक्टूबर एंड के बाद होने वाला है, लेकिन ये वीडियो मैंने अभी क्यों बनाया, ताकि आप सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट करो। सो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करो। इसके अलावा आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि फार्मेसी के लिए, देखो पीसीएम के लिए तो बहुत सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल है कि इंजीनियरिंग के कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस का क्या फायदा होता है, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस का क्या फायदा होता है। ऑटोनॉमस यानी कि जो खुद का कॉलेज होता है, जो खुद के एग्जाम्स कंडक्ट करता है, और नॉन ऑटोनॉमस मतलब जो यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है। तो ये सारी चीजें आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पीसीएम के बारे में भी आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। पीसीबी के जो टॉप फार्मेसी कॉलेजेस है, मैं कुछ नाम बता दे रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, career360.com पे आप जाके अलग अलग कॉलेजेस की लिस्ट ढूंढ सकते हो। शिक्षा.com पे जाके आप अलग अलग कॉलेजेस की लिस्ट ढूंढ सकते हो। गूगल पे बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिलेगी। वहां के काउंसलर का फोन नंबर वेबसाइट पे नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, उनको पूछो मुझे एडमिशन लेना है, तो उसके बारे में वो आपको डिटेल देंगे, तो सब पता चल जाता है। तो पीसीबी के कुछ टॉप कॉलेजेस है,
ICT कॉलेज जो मुंबई में है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, महाराष्ट्र में 4th रैंकिंग पे है, बेस्ट कॉलेज है फार्मेसी का। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो सांता क्रूज में है, मुंबई में है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है फार्मेसी का। इसकी भी फीस कुछ अप्रोक्सीमेटली 27-28,000 है, और ICT कॉलेज की फीस अप्रोक्सीमेटली 85,000 कुछ तो है अप्रोक्सीमेटली। तो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये आपका 24th रैंक पे आता है, अभी तो करंट रैंकिंग यही थी। फिर उसके बाद MIT कॉलेज जो पुणे में है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। फिर उसके पास सिंहगढ़ कॉलेज जो पुणे में है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। सो ऐसे आपको अलग अलग कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी। इसके अलावा भारतीय विद्यापीठ के भी आपको बहुत सारे ब्रांचेस मिलेंगे। तो जो ब्रांच सबसे पुराना है वो ब्रांच में आप कॉलेज का पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। DY पाटिल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है बेटा। अभी ना एक चीज याद रखो, आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, स्पैम मैसेजेस, और बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं। हमारे कॉलेज में एडमिशन चालू है, एडमिशन ले लो, हमारे कॉलेज में एडमिशन चालू है, एडमिशन ले लो। कभी सुना है किसी को VJTI से कॉल आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कॉल आया, ICT से कॉल आया? जो ऑथेंटिक कॉलेज होते हैं, जो रेप्यूटेड कॉलेज होते हैं, वो कभी स्टूडेंट्स को सामने से मैसेज नहीं करते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जिनको डोनेशन चाहिए होता है, वो लोग मैसेज पे मैसेज करते हैं, कॉल पे कॉल करते हैं। तो प्लीज इन कॉल्स के चक्कर में मत फंसना। प्लीज CET का रिजल्ट आने दो, आप टेंशन मत लो कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट 10 परसेंटाइल आया है, 20 परसेंटाइल आया है, या 60 परसेंटाइल आया है, अपने कॉलेज में, अपने स्टेट में इतने कॉलेजेस है कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। और मेरा क्या बोलना है, अगर मैनेजमेंट कोटा में ही जाना है, डोनेशन देने का ही है, तो रुक जाओ ना, CET का रिजल्ट आने जो, कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आपका परसेंटाइल कितना है। सब जगह पे अप्लाई करो, और नहीं मिला तो फिर मैनेजमेंट कोटा में जाओ, डोनेशन भर के एडमिशन लो। इतना पैसा है तो रुक जाओ, पैसे से आप कभी भी सीट ले सकते हो, लेकिन प्लीज पहले डोनेशन का सीट मत लो, पहले रुको पहले। और ये कॉल्स और मैसेजेस पे बिल्कुल बिलीव मत करो, इसको अवॉइड करो। ओके, अवॉइड दिस। ओके, सो प्लीज आड़े टेढ़े काम मत करो। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट रेडी करो, और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और नीट के स्टूडेंट्स के लिए हमने जो एक नया चैनल स्टार्ट किया है, ज्ञान लैब NCERT, यहाँ पर हम आपका NCERT का सिलेबस कवर कर रहे हैं फॉर 2022 स्टूडेंट्स। यहाँ पर 11th और 12th दोनों का बायोलॉजी सिलेबस कवर किया जाएगा। अभी हमने डेली बेसिस पे 12th के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए। सो अगर आपका कोई जान पहचान का जूनियर फ्रेंड, कोई भी जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उनके साथ आप ये चैनल शेयर करो, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर सके और स्टडीज अच्छे से कर सके। क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मोटिव है कि फ्री में क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए। और डेली नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और ये जो न्यू चैनल है ज्ञान लैब NCERT, ये आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोनों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी और न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को जाके फॉलो करो, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो या ना लगी हो, फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लाइक करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बिल्कुल लाइक मत करो। मैं तो बोलती हूँ लाइक मत करो, लेकिन प्लीज शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाने बैठते हैं और फिर सब गोंधड़ हो जाता है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। महाराष्ट्र के सब बच्चों तक ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पहुंचनी चाहिए, ताकि उनका नुकसान ना हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो टेंशन मत लो, अपना ब्रांच डिसाइड करो, कौन से कॉलेज में जाना है, कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन निकालो, कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, कॉलेज के ऑफलाइन कैंपस पे जाओ, सीनियर्स से बात करो, सीनियर्स का नंबर निकालने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। देखो वो कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, कितना पुराना कॉलेज है। 2 साल 3 साल पुराना कॉलेज है तो ज्यादा उसका कैंपस अच्छा नहीं होगा। 50 साल 60 साल 15 साल 20 साल पुराना कॉलेज है तो उसका कैंपस अच्छा रहेगा। ये रेगुलर रिव्यू होता है। तो प्लीज कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो और अपने लाइफ का डिसीजन सोच समझ के लो, क्योंकि 4 साल आपको उसी कॉलेज में पढ़ना है। तो कोई भी क्वेरी होगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उससे रिलेटेड शॉर्ट्स या डिटेल वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। री एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आ जाएगा। वेबसाइट डेली बेसिस पे चेक करो और डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून। एंड जूनियर्स के साथ प्लीज दोनों चैनल शेयर करो, ये ज्ञान लैब चैनल भी शेयर करो और ज्ञान लैब NCERT वाला भी चैनल शेयर करो, ताकि उनका नीट का प्रिपरेशन हो सके। Bye bye everybody, take care, see you soon.